रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। हमारा आज का टॉपिक है आरसी फेज शिफ्ट ऑसिलेटर। इससे पहले हमने दो फीडबैक ऑसिलेटर्स जिनमें वीन ब्रिज ऑसिलेटर और ट्विन टी ऑसिलेटर जो है वो देखे, और उसमें हमने देखा कि किस तरह से आप जो है वो फीडबैक फैक्टर बी मालूम करते हैं और उसके अलावा जो गेन है वो किस तरह से एडजस्ट करते हैं। तो आज फेज शिफ्ट ऑसिलेटर में जो सबसे पहले हम चीज़ देखेंगे वो है इसका सर्किट। इसके सर्किट में हम ऑपरेशन एम्पलीफायर ही इस्तेमाल करेंगे और ऑपरेशनल एम्पलीफायर को हम यहाँ पर इन्वर्टिंग कॉन्फ़िगरेशन में इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल को हम क्या कर चुके हैं, यहाँ पर ग्राउंड कर चुके हैं। अब ये इस ऑपरेशनल एम्पलीफायर की इस आउटपुट को हमने वापस फीडबैक करना है। फीडबैक करने के लिए हम जो नेटवर्क इस्तेमाल करेंगे वो इस ऑसिलेटर के नाम से ज़ाहिर आरसी फेज शिफ्ट ऑसिलेटर। तो इसके अंदर हम जो है वो आरसी जो है वो सर्किट इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो ये मैं इस तरह से इस्तेमाल कर रहा हूँ। अब एक क्वेश्चन ये हो सकता है कि ये आपने डिफरेंशिएटर वाली जो सिचुएशन है उस तरह लगाया, यानी कैपेसिटर को पहले और रेजिस्टर को बाद में अटैच किया। तो अगर आप इंटीग्रेटर वाली कॉन्फ़िगरेशन के साथ लगाना चाहें तब भी लगाया जा सकता है, उससे जो है वो एनालिसिस जो है वो चेंज हो जाएगा। हम यहाँ पर इसको जो है वो ये डिफरेंशिएटर सर्किट में, यानी ये लीड जो सर्किट है उस कॉन्फ़िगरेशन में इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप अगर आप देखें, एक जो आरसी सर्किट होता है इसका जो फेज़ शिफ्ट होता है वो होता है 90 से कम। अब आपने यहाँ पर इन्वर्टिंग एम्पलीफायर इस्तेमाल किया है तो इसका मतलब है 180 डिग्री का फेज़ शिफ्ट तो ये इन्वर्टिंग एम्पलीफायर देगा। तो आपने जो फेज़ शिफ्ट होता है वो 360 करना होता है या उसको ज़ीरो करना होता है। तो 180 के साथ मज़ीद अगर 180 हम ऐड करेंगे तो टोटल फेज़ शिफ्ट जो है वो लूप का क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा या 360 हो जाएगा। तो इसलिए हम यहाँ पर दो आरसी फेज़ शिफ्ट ऑसिलेटर नहीं लगा सकते, यानी आरसी सर्किट या आरसी सेक्शन तो नहीं लगा सकते, तीन हमें एटलीस्ट लगाने पड़ेंगे। और उन तीन को इस तरह से एडजस्ट करना पड़ेगा कि ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी के ऊपर हर ये जो आरसी सर्किट है ये 60 डिग्री का फेज़ शिफ्ट प्रोवाइड करे और टोटल जो है वो मिला के 180 डिग्री का फेज़ शिफ्ट हो जाए। तो ये आपके पास पहला कैपेसिटर C1 और ये रजिस्टर R1, ये दूसरा कैपेसिटर C2, इस रजिस्टर को R2 और इसको लेबल करें C3 और ये R3। अब यहाँ पर ये जो वोल्टेज होगा असल में ये वाला वोल्टेज क्या है, फीडबैक वोल्टेज। इसी वोल्टेज को आपने वापस फीडबैक करना है और फीडबैक करके आपने इसको इन्वर्टिंग टर्मिनल के साथ अटैच कर देना है। इसका मतलब है ये जो रजिस्टर R3 है इसके अक्रॉस आने वाला जो वोल्टेज है एक्चुअली में वही वाला वोल्टेज क्या कहलाएगा, फीडबैक वोल्टेज कहलाएगा। अगर हमें फीडबैक फैक्टर चाहिए तो वो फैक्टर किसके बराबर होगा, VF डिवाइडेड बाय V आउट। दूसरी चीज़ होती है गेन। अब हमने कहा इसको हमने इस्तेमाल करना है किस शेप में, इन्वर्टिंग कॉन्फ़िगरेशन। तो इन्वर्टिंग कॉन्फ़िगरेशन में देखें, ये समझें जो VF है ये इनपुट का रोल प्ले कर रहा है और ये जो R3 है ये इनपुट रेजिस्टेंस का रोल प्ले कर रहा है। और यहाँ पर आप जो है वो फीडबैक रजिस्टर लगा दें और इस फीडबैक रजिस्टर को आप नाम दे दें RF। तो इसका जो वोल्टेज गेन होगा वो होगा -RF ओवर R3। अब हम अपनी सिंप्लिसिटी के लिए तीनों आरसी सर्किट एक जैसे लेते हैं, यानी R1, R2, R3, ये तीनों के तीनों रजिस्टर बराबर हैं और इनको R कह दें। सिमिलरली ये तीनों जो कैपेसिटर हैं C1, C2, C3, ये हम तीनों सेम ले लेते हैं और इनको C के बराबर कह देते हैं। असल चीज़ है हमने इस सर्किट का एनालिसिस करना है। तो इस सर्किट में अगर आप देखें कि पहले एक कैपेसिटर है और उसके साथ एक रजिस्टर, ठीक है। अब हम तीनों कैपेसिटर सेम ले रहे हैं C और R, दूसरा कैपेसिटर C और R, तीसरा कैपेसिटर C और उसके साथ जो है वो ये रेजिस्टेंस। अब ये तो दोनों ग्राउंड टर्मिनल पे कनेक्टेड हैं। यहाँ पर जो वोल्टेज हमने खुद से अप्लाई किया हुआ है वो है V आउट। यहाँ पर जो वोल्टेज हमें मिलेगा उस वोल्टेज को हम नाम देंगे VF। अब अगर आप ये तीसरा रजिस्टर देखें, इसका लोअर टर्मिनल कनेक्टेड है किसके साथ, इस इन्वर्टिंग टर्मिनल के साथ। और हम जानते हैं कि फ़ीडबैक मोड में जब ऑपरेशन एम्पलीफायर को इस्तेमाल किया जाता है
तो वहाँ पर एक कंसेप्ट इस्तेमाल होता है जिसको हम वर्चुअल ग्राउंड कहते हैं। वर्चुअल ग्राउंड मीन्स कि आपने यहाँ पर वोल्टेज खुद से 0 वोल्ट किया है, यानी ये एक्चुअल ग्राउंड है, तो इट मीन्स यहाँ पर जो वोल्टेज होगा वो वर्चुअली 0 के ऊपर आ जाएगा, 0 वोल्ट पे। इसका मतलब है कि इस आर के ये जो नीचे वाला हिस्सा है ये इन्वर्टिंग टर्मिनल के साथ जुड़ा हुआ है और वो भी वर्चुअली ग्राउंड पे है, तो इसका मतलब है ये 0 वोल्ट है। अब आप ये सर्किट को सॉल्व करें। हमने सर्किट को सॉल्व करने के बहुत सारी टेक्निक्स पढ़ी हुई हैं। अगर आप जो है वो सर्किट एनालिसिस वाले चैप्टर जो देखें, वहाँ पर किरचॉफ करंट लॉ हमने यूज़ किया हुआ है, किरचॉफ वोल्टेज लॉ हमने यूज़ किया हुआ है, थेवेनिन थ्योरम इस्तेमाल किया हुआ है, नॉर्टन थ्योरम, तो बहुत सारे तरीक़ेकार हमारे पास वहाँ पर हैं सॉल्व करने के लिए। मैं जो है वो यहाँ पर किरचॉफ वोल्टेज लॉ अप्लाई कर देता हूँ। मैं कहता हूँ ये फर्स्ट लूप है, इस फर्स्ट लूप में जो करंट पास कर रहा है उस करंट को मैं I1 का नाम दे देता हूँ। इस सेकंड लूप में जो करंट पास कर रहा है उसको I2 का, और इस थर्ड लूप में जो करंट है उसको I3 का नाम देते हैं। हमें बेसिकली वोल्टेज चाहिए VF वो वाला वोल्टेज है जो इस रजिस्टर के क्रॉस आ रहा है, तो इस रजिस्टर के में से गुजरने वाले करंट का नाम है I3 और इस रजिस्टर की वैल्यू है R, तो ओम्स लॉ के मुताबिक VF = I3R। तो बेसिकली हमें किरचॉफ वोल्टेज लॉ अप्लाई करना है इस नेटवर्क के ऊपर, लेकिन उसमें हमें I1 I2 दोनों की वैल्यू मालूम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हमें सिर्फ़ और सिर्फ किसकी वैल्यू मालूम कर लें, अगर I3 की वैल्यू मालूम कर लें तो हमारा गुजारा जो है वो हो जाएगा। तो अगर आप किरचॉफ वोल्टेज लॉ देखें, वहाँ पर मैंने एक टेक्निक यूज़ की हुई है कि मैं डायरेक्ट सर्किट को जो है वो एक मैट्रिक्स की शक्ल दे लेता हूँ। अब वो मैट्रिक्स की शक्ल जो है वो कैसे दी जाती है, वो शक्ल यूँ दी जाती है कि हम एक रेजिस्टेंस का मैट्रिक्स बनाते हैं। रेजिस्टेंस के मैट्रिक्स में अब देखें टोटल 3 लूप्स हैं, तो जो रेजिस्टेंस का मैट्रिक्स बनेगा उसका ऑर्डर होगा 3×3। रेजिस्टेंस के मैट्रिक्स को आप मल्टीप्लाई करें करंट के मैट्रिक्स के साथ, 3 लूप्स हैं तो इसका ऑर्डर होगा 3×1। आप पहली लूप का करंट, दूसरी लूप का करंट और तीसरी लूप का करंट आप रख दें, तो इसका जो आंसर आएगा वो किसके बराबर आएगा, वो आएगा वोल्टेज के मैट्रिक्स के बराबर। अब पहली लूप में तो वोल्टेज है V आउट जो आपने इसको खुद से अप्लाई किया हुआ है। दूसरी लूप में कोई वोल्टेज सोर्स दिखाई नहीं दे रहा है, इसका मतलब है 0। तीसरी लूप में भी कोई वोल्टेज सोर्स दिखाई नहीं दे रहा है, इसका मतलब है ये भी 0। तो इसका जो ऑर्डर होगा वो भी 3×1 होगा। अब ये रेजिस्टेंस वाला मैट्रिक्स, ये एक इंटरेस्टिंग सी बात है। ये आप जानते हैं कि मैट्रिक्स के अंदर ये पहली रो पहला कॉलम है, ये दूसरी रो और दूसरा कॉलम, और यहाँ पर तीसरी रो और तीसरा कॉलम होगा, यानी ये डायगोनल वाले एलिमेंट हैं। आपने करना ये है कि ये जो डायगोनल वाले एलिमेंट है, जैसे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, इसमें आपने देखना है पहली लूप में टोटल कितने कंपोनेंट दिखाई दे रहे हैं। मुझे एक कैपेसिटर दिखाई दे रहा है, एक रजिस्टर की इम्पीडेंस आपको पता है R होती है, और कैपेसिटर की इम्पीडेंस हमने देखी थी कि वो होती है -jXC। ये जो माइनस का साइन है ये 90 डिग्री लैग शो कर रहा है और XC उसकी रिएक्टेंस है। अब यहाँ पर A22 यानी सेकंड रो सेकंड कॉलम, सिर्फ सेकंड लूप को देखें। सेकंड लूप में एक रजिस्टर ये है, एक रजिस्टर ये है और एक कैपेसिटर है। इसका मतलब है इसके अंदर 2 रजिस्टर हैं, तो दोनों रजिस्टर की रिएक्टेंस को ऐड कर लें, R + R 2R हो जाएगा, और एक कैपेसिटर है उसकी रिएक्टेंस है -jXC। थर्ड यहाँ पर थर्ड रो थर्ड कॉलम, तीसरी लूप को देखें, एक रजिस्टर, दूसरा रजिस्टर और कैपेसिटर, तो इसका मतलब है यहाँ पर भी जो ओवरऑल इम्पीडेंस होगी वो होगी 2R - jXC। नेक्स्ट फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। अब फर्स्ट और सेकंड लूप के दरमियान कॉमन देखें, इसके दरमियान कॉमन ये रजिस्टर है, आप जस्ट यहाँ पर रजिस्टर लिख लें। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट लूप और थर्ड लूप के दरमियान डायरेक्टली कोई चीज़ कॉमन नहीं है, तो इसका मतलब है यहाँ पर आप जो है वो 0 लिख देंगे। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, जो फर्स्ट और सेकंड के दरमियान कॉमन है वही सेकंड और फर्स्ट के दरमियान कॉमन होगा, तो वो एक रजिस्टर है। फिर है सेकंड रो थर्ड कॉलम, ये सेकंड लूप और थर्ड लूप के दरमियान कॉमन क्या है, ये रजिस्टर, तो इस रजिस्टर को आप यहाँ पर लिख दें। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, आप जानते हैं फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम यानी फर्स्ट और थर्ड लूप के दरमियान हमने देखा था कुछ कॉमन नहीं था, तो अगर फर्स्ट और थर्ड के दरमियान कॉमन नहीं है तो थर्ड और 1 के दरमियान भी कॉमन नहीं होगा। थर्ड रो सेकंड कॉलम, ये थर्ड और सेकंड लूप के दरमियान कॉमन क्या है, R। जो 2 और 3 के दरमियान कॉमन है वही 3 और 2 के दरमियान कॉमन होगा। बस अब आपने एक आखिरी काम ये करना है कि ये जो डायगोनल एलिमेंट है इनको ऐसे रहने देंगे, ये जो ऑफ डायगोनल एलिमेंट है इनके साथ माइनस का सिंबल लगा देंगे, ठीक है, 0 के साथ लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हमारे पास जो है वो मैट्रिक्स बन गया। अब असल चीज़ है कि इस मैट्रिक्स को यूज़ करते हुए हमने ये जो फीडबैक फैक्टर है B, इसकी वैल्यू मालूम करनी है।
अभी हमने कहा फीडबैक फैक्टर B बराबर है VF के, VF की वैल्यू है I3 इंटू आर, तो मैंने यहाँ पर लिखा I3 इंटू आर डिवाइडेड बाय क्या कर दिया V आउट। अब असल जो चीज़ है वो है I3 की वैल्यू मालूम करना। अब I3 की वैल्यू मालूम करने के लिए आप बहुत सारी टेक्निक्स यूज़ कर सकते हैं इन मैट्रिसेस को यूज़ करते, लेकिन मैं यहाँ पर अपनी आसानी के लिए क्रैमर्स रूल अप्लाई करूँगा। क्रैमर रूल ये होता है कि हम ये जो हमारे पास रेजिस्टेंस का मैट्रिक्स है, एक दफ़ा इसका डिटर्मिनेंट ले लेंगे, यानी ये जो D मैंने ओवर में लिखा है ना, ये इस रेजिस्टेंस वाले मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट है। और फिर हम D3 का मतलब ये होगा कि ये जो तीसरा कॉलम है, इस तीसरे कॉलम की जगह हम ये आउटपुट वाला कॉलम जो है V आउट 0 0 रिप्लेस करेंगे और फिर इसका क्या करेंगे डिटर्मिनेंट लेंगे। तो फ़िलहाल मैं क्या करता हूँ D3 की वैल्यू तो मालूम कर लेता हूँ कि मैंने इस मैट्रिक्स के अंदर ये R माइनस JXC वैसे रहने देना है, माइनस R को वैसे रहने देना है, ये माइनस R 2R माइनस JXC ये 0 और माइनस R वैसे ही। ये जो तीसरा कॉलम है, इस तीसरे कॉलम में ये आउटपुट वाला कॉलम रिप्लेस करें V आउट, उसके बाद 0 और 0। अब अगर आप इसका डिटर्मिनेंट मालूम करें तो आप जानते हैं कि सीधा सीधा सा प्रिंसिपल है, ये प्लस ये माइनस ये प्लस। जब इस प्लस को ओपन करेंगे R माइनस JXC, ये इससे मल्टीप्लाई हुआ, माइनस ये इससे मल्टीप्लाई हुआ, तो अब ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। इसका मतलब है ये पूरा फैक्टर 0 हो गया। प्लस ये माइनस माइनस प्लस और साथ R आ गया। अब अगर आप देखें, आप इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई और इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, ये माइनस R 0 से मल्टीप्लाई हुआ 0 हो गया, 0 0 से मल्टीप्लाई हुआ 0 होगा, तो इसका मतलब है ये 0 हो गया। और लास्ट जो है वो आपके पास बचा V आउट। अब आप इस माइनस R को इस माइनस R से मल्टीप्लाई करें तो ये R स्क्वायर हो जाएगा, यानी आपने इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया और फिर 0 को इससे मल्टीप्लाई किया तो ये 0 हो गया। तो यहाँ से हमारे पास D3 की वैल्यू आ गई किसके बराबर, V आउट इंटू R स्क्वायर। तो इसका मतलब है D3 की वैल्यू तो आपके पास आ गई। अब हमें जो असल चीज़ मालूम करनी है वो है D, और D का मतलब है ये जो बड़ा मैट्रिक्स हमारे पास है, इस मैट्रिक्स का हमें क्या मालूम करना है, डिटर्मिनेंट मालूम करना है। तो मैं सिर्फ इसी के डिटर्मिनेंट को जो है वो यहाँ पर मालूम करने की कोशिश करता हूँ, यानी हम इसको यहाँ पर एज इट इज़ लिखा रहने देते हैं और इसका डिटर्मिनेंट जो है वो ओपन करने की हम कोशिश करते हैं कि किस तरह से हम इसका डिटर्मिनेंट फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो अब आप देखें ये सब कुछ जो है वो D के इक्वल है। ये इसको मैं मैट्रिक्स के बजाय डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट कर लेता हूँ। तरीकाकार वही होगा, ये प्लस ये माइनस और ये प्लस। अब हम यहाँ पर D की वैल्यू जो है वो लिखते हैं। ठीक है, तो D की वैल्यू सबसे पहले ये R माइनस JXC, ये आ जाएगा R माइनस JXC। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये 2R माइनस JXC, ये 2R माइनस JXC, तो ये हो जाएगा 2R माइनस JXC और होल का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस साइन, माइनस R को माइनस R से मल्टीप्लाई किया तो वो R स्क्वायर है, ये आ जाएगा। तो ये आपके पास पहली चीज़ हो गई। ये माइनस माइनस क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा R। अब अंदर देखें, ये वाला माइनस R इस 2R माइनस JXC से मल्टीप्लाई होगा, मैंने लिखा माइनस R और मल्टीप्लाई हुआ 2R माइनस JXC, और फिर इस 0 को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एज इट इज़ 0 आ जाएगा, तो उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, वो यहाँ पर आ गया। और ये 0 जो है वो जब मल्टीप्लाई होगा तो 0 किसी भी चीज़ का मल्टीप्लाई होकर इसको 0 कर देता है, तो इसका मतलब है कि ये हमारे पास D की वैल्यू आ गई। अब इसको थोड़ा सा हम एक्सपेंड करते हैं, ये आ गई R माइनस JXC। अब अगर आप इसको ओपन करें, 2R का स्क्वायर करें तो वो कितना हो जाएगा, 4R स्क्वायर हो जाएगा, लेकिन उसमें से ये R स्क्वायर माइनस होगा तो बच जाएगा 3R स्क्वायर। फिर JXC का स्क्वायर होगा, J स्क्वायर XC स्क्वायर। अब J एयोटा है, एयोटा का स्क्वायर -1 होता है, तो ये आ जाएगा माइनस XC स्क्वायर। और फिर 2AB वाला फैक्टर होगा तो -2
ये ए की जगह, ये बी की जगह, तो जब 2 इस 2 से मल्टीप्लाई होगा 4 आएगा, जे आएगा, आर आएगा, एक्स सी आएगा। तो ये हमारे पास ओपन हो गया। ये माइनस इस प्लस के साथ माइनस हो जाएगा, ये आर और आर क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर हो जाएगा, और ब्रैकेट के अंदर बचेगा 2r माइनस जे एक्स सी। तो ये हमारे पास जो है वो सिंप्लीफिकेशन हो गई हमारे पास, ठीक है। अब मैं इसको अरेज कर रहा हूँ ताकि हमारे पास थोड़ी सी स्पेस बन जाए। मल्टीप्लाई करते हैं, r को 3r स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें, ये आ जाएगा 3r क्यूब। r को एक्स सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा माइनस आर एक्स सी स्क्वायर। इस r को इससे मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा माइनस 4j आर स्क्वायर एक्स सी। फिर माइनस जे एक्स सी को 3 से मल्टीप्लाई करें, ये बन जाएगा माइनस 3j आर स्क्वायर एक्स सी। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, जे एक्स सी और एक्स सी स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, एक्स सी क्यूब। और फिर ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, एक्स सी, ये बन जाएगा एक्स सी स्क्वायर, ये साथ आ जाएगा आर। अब देखें ये जे और ये जे, ये माइनस माइनस तो प्लस हो गए थे, ये जे और जे स्क्वायर, और जे स्क्वायर क्या होता है, माइनस, तो ये आ जाएगा आपके पास, ठीक है। तो इसका मतलब है ये आपने इन सब को मल्टीप्लाई कर लिया, तो ये हमारे पास 6 टर्म्स आ गई। अब मैं ये माइनस आर स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये बन जाएगा माइनस 2r क्यूब। फिर ये माइनस माइनस को प्लस कर देता हूँ, तो ये बन जाएगा जे आर स्क्वायर एक्स सी। तो अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अब देखें ज़रा रियल फैक्टर देखें कौन कौन सा है। 3r क्यूब माइनस 2r क्यूब, सिर्फ क्या बच जाएगा, r क्यूब। इसके अलावा देखें रियल फैक्टर 4r एक्स सी स्क्वायर माइनस आर एक्स सी स्क्वायर, ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, तो मिलकर क्या हो जाएगा 5r एक्स सी स्क्वायर। तो ये आपके पास जो है वो आ गया। इसका मतलब है ये रियल फैक्टर, ये रियल फैक्टर, ये रियल फैक्टर और ये रियल फैक्टर हमने सॉल्व कर लिए। अब ये जे एक्स क्यूब है, इसमें से मैं माइनस जे कॉमन लेता हूँ, तो अंदर जो है वो क्या बच जाएगा, एक्स सी क्यूब, ठीक है, प्लस मैं कॉमन ले लेता हूँ, एक्स सी क्यूब बच जाएगा। बाकी देखें माइनस 4j आर स्क्वायर एक्स की माइनस 3j आर स्क्वायर एक्स सी, तो माइनस 4 और माइनस 3 माइनस 7 होता है, उसमें 1j आर स्क्वायर एक्स की आ गया तो माइनस का 6 आ जाएगा, तो माइनस जे तो आप कॉमन ले चुके हैं बाहर, आर स्क्वायर एक्स सी बचेगा, लेकिन कौन सा बचेगा, 6 का, क्योंकि ये माइनस 4 और माइनस 3 माइनस 7 हुआ था, प्लस 1 हुआ था, तो माइनस 6 बन गया। ये आपके पास डी की वैल्यू आ गई। तो अब हमारे पास जो है वो देखें I3 की वैल्यू बड़ी इजीली आ सकती है कि I3 की वैल्यू किसके बराबर आएगी, D3 ओवर D। D3 की वैल्यू किसके बराबर थी, V आउट आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय D की वैल्यू, ये भी आपने लिखी आर क्यूब माइनस 5r एक्स सी स्क्वायर प्लस जे एक्स सी क्यूब माइनस 6r स्क्वायर एक्स सी। ये आ गई I3 की वैल्यू। अब इस I3 की वैल्यू को R से मल्टीप्लाई करना और V आउट से डिवाइड करना, तो किसकी वैल्यू आ जाएगी, B की वैल्यू आ जाएगी। देखें मैं इसको R से मल्टीप्लाई करता हूँ, जब R से मल्टीप्लाई करूँगा ये ऊपर वाला फैक्टर जो है वो क्या बन जाएगा, R क्यूब हो जाएगा। V आउट से डिवाइड भी करना है, जब V आउट से डिवाइड करेंगे न्यूमिनेटर में एक V आउट पहले से ही है तो वो कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ बचेगा R क्यूब माइनस 5r एक्स सी स्क्वायर प्लस जे एक्स सी क्यूब माइनस 6r स्क्वायर एक्स सी। तो ये आपके पास B जो है वो फैक्टर आ गया। अब हमने स्टार्ट में ही डिसाइड कर लिया था कि 180 डिग्री का फेस शिफ्ट प्रोवाइड करेगा हमारा एम्पलीफायर। इसका मतलब है एम्पलीफायर ने कितने डिग्री का फेस शिफ्ट प्रोवाइड करना है, 180 का, और 180 डिग्री का फेस शिफ्ट प्रोवाइड करेगा हमारा फीडबैक सर्किट। अब ये जो फीडबैक सर्किट का फैक्टर है ये तो एक कम्प्लेक्स नंबर है। कम्प्लेक्स नंबर का तो जो फेज़ शिफ्ट होगा वो 0 से बड़ा होगा और 180 से कम होगा। तो यहाँ पर अगर आप चाहते हैं कि ये 180 डिग्री का फेस शिफ्ट दे तो इसको एक रियल नंबर होना चाहिए। अगर ये नेगेटिव रियल नंबर होगा तो उस वक्त इसका फेस शिफ्ट 180 के बराबर आएगा। तो इसका मतलब है इसके अंदर ये जो कम्प्लेक्स वाला पोर्शन है ये 0 होना चाहिए, ठीक है। तो इसका मतलब है B की वैल्यू रियल उसी वक्त होगी अगर ये कम्प्लेक्स वाला पोर्शन एक्स सी क्यूब माइनस 6r स्क्वायर एक्स सी किसके बराबर आ जाए, 0।
यहाँ से आप एक्स सी क्यूब की वैल्यू निकाल सकते हैं, वो आ जाएगी 6r² एक्स सी। ये एक्स सी की एक पावर इससे कैंसिल हो जाएगा, एक्स सी स्क्वायर इक्वल टू 6r²। अब एक्स सी सबको पता है किसके बराबर होगा, 1/ओमेगा सी के बराबर होता है, तो जब उसका स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा। यहाँ से ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 1/6r²c², जो आपको ओमेगा की वैल्यू बता देगा 1/√6rc। अब ओमेगा की वैल्यू है 2πf, तो अगर आप f की वैल्यू निकालना चाहें तो 2π को इधर डिवाइड कर दें तो 1/2π6√rc। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप यहाँ पर ये जो RC फेज शिफ्ट सर्किट जिसको हमने स्टार्ट में देखा, उसकी जो ऑसिलेटिंग फ्रीक्वेंसी होगी वो होगी 1/2π6√rc। पहले से हम जो देखते आए हैं वो थे 1/2πrc², यहाँ पर है 6√ और rc, ठीक है। और यहाँ पर हमने जो है वो 3 RC सर्किट जो है वो इस्तेमाल किए। तो पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात, अब फ़र्ज़ करें कि आपने यहाँ पर ये सारा कुछ तो रियल कंसिडर करने के लिए इस कम्प्लेक्स पोर्शन को ज़ीरो कर दिया है। अब आपके पास b की वैल्यू बच जाएगी r³ ओवर r³ - 5r, और साथ क्या है xc²। अभी यहाँ पर आपने देखें xc² को किसके बराबर निकाला था, 6r² के बराबर, तो यहाँ पर आ जाएगा 6r²। 5 और 6 30 होता है, ये r³ हो जाएगा, तो r³ में से 30r³ निकलेगा तो बचेगा -29r³। ये इससे कैंसिल हो गया तो आंसर बचा -1/29। अब आप देख लें ये जो अटेन्यूएशन फैक्टर आया है फीडबैक सर्किट का वो आया माइनस। अब माइनस का मतलब है 180 डिग्री का फेस शिफ्ट, क्योंकि नेगेटिव गेन का मतलब हमेशा यही होता है कि 180 का फेस शिफ्ट, तो इसलिए 180 का फेस शिफ्ट आपको मिल जाएगा। लेकिन 29 गुना जो है वो क्या मिल रही है आपको, अटेन्यूएशन भी मिल रही है। अब हमने कहा था ओवरऑल जो लूप गेन होना चाहिए वो होना चाहिए 1, तो यहाँ से अगर आप AV की वैल्यू निकालेंगे तो वो आएगी 1/b। B की वैल्यू -1/29 है, जब इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो आंसर आ जाएगा -29। और स्टार्ट में हमने देखा था कि जो वोल्टेज गेन है सर्किट का वो होना चाहिए -RF/R3, लेकिन R3 R के बराबर ही था, तो ये किसके बराबर आ जाएगा, -29। यहाँ से आप RF की वैल्यू किसके बराबर चूज़ कर लेंगे, 29R के बराबर। तो इस तरह से आप RC फेज शिफ्ट सर्किट को एनालाइज कर सकते हैं। इसमें जो हमने फीडबैक सर्किट लगाया वहाँ पर हमने इस्तेमाल किया डिफरेंशिएटर पोर्शन, यानी पहले कैपेसिटर और बाद में रजिस्टर। और कितने RC सेक्शन लगाए, 3 RC सेक्शन लगाए। आप 3 से ज़्यादा भी लगा सकते हैं, 4 लगाएंगे तो हर RC ऑसिलेटर एवरेज जो है वो 45 डिग्री का फेस शिफ्ट देगा और टोटल जो है 180 का फेस शिफ्ट मिल जाएगा। 5 भी लगा सकते हैं, 6 भी लगा सकते हैं, अब जितने भी मर्ज़ी लगा लें। जो ऑसिलेटिंग फ्रीक्वेंसी का जनरल फार्मूला होता है वो ये होता है 1/2π√2n, और साथ क्या आ जाएगा, RC। n का मतलब है नंबर ऑफ़ RC सेक्शंस। हमारे केस में हमने 3 RC सेक्शन लगाए थे, इसलिए n की वैल्यू कितनी आई थी, 3 आई थी। तो 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो क्या बन जाएगा, 6√। अगर आप जो है n की जगह 4 इस्तेमाल करेंगे तो यहाँ पर 8√रूट आ जाएगा, 5 इस्तेमाल करेंगे तो 10√रूट आ जाएगा, एंड सो ऑन। लेकिन 3 से कम नहीं इस्तेमाल कर सकते, क्योंकि 3 से कम इस्तेमाल करेंगे तो 180 का फेस शिफ्ट जो है वो आपको मिलना मुश्किल है। तो इसलिए एटलीस्ट 3 RC सेक्शन लगेंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा जितना मर्ज़ी आप लगा सकते हैं, लेकिन एनालिसिस मज़ीद कम्प्लेक्स होता जाएगा। आपने देखा कि यहाँ पर आपको एक 3x3 का मैट्रिक्स सॉल्व करना पड़ा, उसका डिटर्मिनेंट सॉल्व करना पड़ा। तो जितने ज़्यादा सेक्शन होते जाएंगे आपके लिए मज़ीद जो है वो कम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाएगी। लेकिन मैं असाइनमेंट के तौर पे आपको एक जो है वो मशवरा देता हूँ कि आप ऐसा कीजिए कि हमने यहाँ पर फीडबैक सर्किट इस्तेमाल किया इस तरह से, यानी कैपेसिटर और उसके बाद रजिस्टर। तो आप बिल्कुल इसका उल्ट करें, आप रजिस्टर लगाएं, कैपेसिटर लगाएं, रजिस्टर लगाएं, कैपेसिटर लगाएं, फिर रजिस्टर लगाएं और कैपेसिटर लगाएं, ठीक है। और उससे देखें कि उस वक्त ये जो फीडबैक फैक्टर है क्या ये -1/29 ही आता है। तो पहली बात, ये फीडबैक फैक्टर उस वक्त जो है वो 1/29 नहीं आएगा, चेंज होगा, 1/56 आएगा होपफुली। और फिर आपको ये गेन भी कितना लगाना पड़ेगा, 56 टाइम्स ज़्यादा लार्ज गेन करना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने जो डिफरेंशिएटर सर्किट इस्तेमाल किया ये हमारे लिए जो है वो इकोनॉमिक है, कि इसमें हमें छोटा एम्पलीफायर लगाना पड़ता है, उसका वोल्टेज गेन कम रखना पड़ता है। ऑब्वियसली बैटरी की पावर भी फिर जो है वो कम कंज्यूम होगी।
तो ये बेनिफिशियल है, लेकिन आप इसको एनालाइज ज़रूर करें सिमिलरली इसी तरीके से जिस तरह से हमने डिटर्मिनेंट को सॉल्व करके इस सर्किट को। हम इसकी कैलकुलेशन तो पढ़ चुके हैं, अब हम इसके डिज़ाइन की तरफ आ जाते हैं। तो डिज़ाइन में जो हमें स्पेसिफिकेशन गिवन होगी, पहली चीज़ तो वही होगी कि हमें VCC और माइनस VCC की वैल्यू 4.5 ही लेनी है, क्योंकि हमने 9 वोल्ट को स्प्लिट करना है। और दूसरा जस्ट हमें 1 किलोहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी, यानी ये बताया होगा कि जो ऑसिलेटर हमने बनाना है तो उसकी आउटपुट पे फ्रीक्वेंसी जो है वो कितनी आनी चाहिए, तो ये आपके पास जो है वो हमें गिवन होगा। अब इसके लिए हमें करना क्या है, सबसे पहले देखें हमें जो 2 चीज़ें मालूम करनी है वो ये हैं 1/2 पाई √6 RC। लैब में जो कैपेसिटर अवेलेबल है वो आप अपनी मर्ज़ी से चूज़ कर लें। मैं 0.1 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर चूज़ कर लेता हूँ। कैपेसिटर जो है ना छोटा रखें, जितना छोटा रखें वो ना ऑसिलेशन जो है वो ज़्यादा अच्छी जो है वो करता है, तो इसलिए वो छोटा कैपेसिटर रखें। तो मैंने आपको पहले इलेक्ट्रोलिटिक कैपेसिटर जो है वो दिखाए थे, तो मैं आपको जो है वो ये दूसरे कैपेसिटर भी दिखाता हूँ कि ये इलेक्ट्रोलिटिक कैपेसिटर है जो कि ये ड्रम शेप में होता है, इस शेप में, ठीक है। और ये दूसरा जो कैपेसिटर हैं वो इस शेप में होते हैं कुछ। तो अगर मैं इनको फोकस करके आपको दिखा सकूं तो ये ड्रम शेप में, और ये सिरेमिक कैपेसिटर होते हैं। ये हाई वोल्टेज पे भी ऑपरेट करते हैं और काफ़ी हाई फ्रीक्वेंसी के ऊपर भी वर्क कर सकते हैं। ये जो ड्रम शेप कैपेसिटर होते हैं इनकी कैपेसिटेंस तो काफ़ी लार्ज होती है, लेकिन एक्चुअली में ये इतनी हाई फ्रीक्वेंसी के ऊपर ऑपरेट नहीं कर पाते, इसलिए आप छोटा कैपेसिटर रखें। वैसे 0.1 माइक्रोफैराड की जो वैल्यू हमने चूज़ की है, ये वैल्यू जो है ना वो ऐसी है कि सिरेमिक कैपेसिटर में भी अवेलेबल होगी और जो इलेक्ट्रोलिटिक कैपेसिटर है उसमें भी अवेलेबल होगी। आप इसको 100 नैनोफैराड भी कह सकते हैं, अगर इसको नैनोफैराड में कन्वर्ट कर दें तो। खैर 0.1 माइक्रोफैराड कैपेसिटर ले लिया। फ्रीक्वेंसी आपको बताई हुई है 1 किलोहर्ट्ज़, तो फ्रीक्वेंसी की जगह 1 किलो पुट कर दें। 1/2 पाई √6 इंटू C। कैपेसिटर की जगह आप 0.1 पुट कर दें, माइक्रो पुट कर दें और R की वैल्यू आप निकालें। ये R इधर आ जाएगा, तो अब आपके पास आंसर आ जाएगा 1/2 पाई √6। ये 10⁻⁻7 हो जाएगा, और ये 3 जब इधर आके प्लस होगा तो 10⁻⁻4। तो यहाँ से आपके पास जो है वो आंसर आ जाएगा 10⁻⁴ डिवाइडेड बाय 2 इंटू पाई इंटू √6, और ये आंसर अप्रॉक्सीमेटली 650 ओम के करीब करीब जो है वो आएगा। तो आपने 650 ओम के करीब, 680 ओम वाला आपको लेबॉर्ट्री में मिल जाएगा, तो आप 680 ओम जो है वो क्या कर लें, चूज़ कर लें। कैपेसिटर जो है वो 0.1 माइक्रोफैराड का होना चाहिए आपके पास, और कैपेसिटर जो रेजिस्टेंस है वो ये आई है, आप इसके करीब ये वाली वैल्यू जो है वो चूज़ कर लें। दूसरा था कि वोल्टेज गेन जो है वो किसके बराबर था, मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड रख रहा हूँ, वो था RF/R। तो यहाँ से RF की वैल्यू अगर आप निकाल लें तो वो आएगी AV × R, और जो वोल्टेज गेन था वो आपने लिया था 29, ठीक है। तो 29 मल्टीप्लाइड बाय R, तो आप इस 29 को मल्टीप्लाई कर दें 680 से जो आपने यहाँ पर चूज़ कर लिया, और ये आपके पास आ जाएगा आंसर कि आपने इतना जो है बड़ा कैपेसिटर जो है वो चूज़ कर लेना है, ठीक है। ये तकरीबन जो है वो 22 किलो के करीब आ जाएगा, तो आप उसके से थोड़ा सा बड़ा ही ले लें, ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि 29 तो एग्जैक्ट आइडियल केस में गेन है। आपको प्रैक्टिकली उससे थोड़ा सा ज़्यादा 33 के करीब जो है वो गेन रखेंगे तो ऑसिलेशन अच्छी बिल्डअप हो जाएंगी, यानी वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किस्म की बिल्डअप हो जाएंगी। तो जो आंसर यहाँ पर आए उससे थोड़े सा 1-आधा किलो ओम ज़्यादा आप ले लें, ठीक है। अब इस सर्किट को इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे, इम्प्लीमेंट करने का सीधा सा तरीका कि आप क्या करें, ऑपरेशनल एम्पलीफायर लें। ऑपरेशनल एम्पलीफायर का जो नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल है उसको ग्राउंड कर दें, जो कि पिन नंबर 3 पे है। पिन नंबर 6 से आपने आउटपुट लेनी है, यहाँ पर CRO की लीड लगेगी, कैपेसिटर और उसके आगे लगा दें रजिस्टर, ठीक है। रजिस्टर का वो लोअर टर्मिनल ग्राउंड, एक और कैपेसिटर और उसके आगे लगा दें रजिस्टर। और सॉरी कि मैं यहाँ पर अब इलेक्ट्रोलिटिक कैपेसिटर का सिंबल यूज़ कर रहा हूँ, एक्चुअली में मुझे सिरेमिक कैपेसिटर का सिंबल यूज़ करना है। तीसरा कैपेसिटर और साथ ही आप ये रजिस्टर लगा दें। इस रजिस्टर का जो लोअर टर्मिनल है ये यहाँ पर इन्वर्टिंग टर्मिनल के साथ कनेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर जो वोल्टेज है एक्चुअली में वो कौन सा है, VF फीडबैक वोल्टेज। यहाँ पर जो वोल्टेज आ रहा है वो है V आउट, और
ये हमारा फीडबैक रजिस्टर जिसको आपने RF का नाम दिया, जिसकी वैल्यू ये होनी चाहिए, और ये पिन नंबर 2 और पिन नंबर 6 के दरमियान लग जाएगा। बाकी इशू वही है कि प्लस VCC कहाँ से दें और माइनस VCC जो है वो कहाँ पर दें, पिन नंबर 4, पिन नंबर 7। तो आप क्या करें, वही काम करें कि आप 2 रजिस्टर ले लें इक्वल वैल्यू के, दोनों को R1 कह दें और इनका सेंट्रल टर्मिनल ग्राउंड कर दें और कनेक्ट कर दें 9 वोल्ट की बैटरी के साथ। तो ये अपर टर्मिनल जो है वो A, ये पिन नंबर 7 के साथ कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, मैं जस्ट कनेक्ट नहीं कर रहा, लिख रहा हूँ। और ये लोअर टर्मिनल, इसको B कह लें, ये पिन नंबर 4 के साथ यहाँ पर जो है वो कनेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से आप इसको सर्किट को बना सकते हैं। और बनाने के बाद जब आप इसको चलाएँगे तो आप आउटपुट पे देखेंगे आपको जो है वो क्या चीज़ दिखाई देगी, एक अच्छी इस तरह की सिग्नल जो है वो दिखाई देगा। और सिग्नल की फ्रीक्वेंसी तकरीबन 1 किलोहर्ट्ज़ के करीब होगी, क्योंकि हमने 1 किलोहर्ट्ज़ बनानी है तो एग्जैक्टली आपको 650 का रजिस्टर यूज़ करना पड़ेगा, जो इस फार्मूले से आया है। आपने उसे थोड़ा सा आगे पीछे अप्रॉक्सीमेट किया तो एक्चुअल आपका जो फार्मूला है उसे डेविएट कर गई है RC की वैल्यू। में हो सकता है आपने R थोड़ा बढ़ा दिया है तो इसलिए फ्रीक्वेंसी थोड़ी कम हो जाएगी, हो सकता है 950 हर्ट्ज़ के राउंड अबाउट आ जाए। आप इस फार्मूले में R की जगह 680 हम, C की जगह 0.1 माइक्रोफेरेड पुट करके देख लें कि एक्चुअली में कितना आता है। तो आप जो है वो बस इस सर्किट को बनाएं। ठीक है, कई दफ़ा ऐसा होगा कि आउटपुट हो सकता है आपको दिखाई ना दे। अगर आपको आउटपुट दिखाई ना दे तो इसका मतलब है आउटपुट मौजूद ज़रूर है लेकिन बहुत वीक है। आप इस रजिस्टर की वैल्यू को थोड़ा सा बढ़ा लेंगे तो आपको आउटपुट दिखाई देना शुरू हो जाएगी। और कई बच्चों के साथ ऐसा होगा कि वो आउटपुट कहेंगे निकालेंगे तो वो इस तरह की आ रही होगी, साइन वेव नहीं आ रही होगी, इस तरह से सैचुरेट हो चुकी होगी 4 वोल्ट। इसका मतलब है कि ये रजिस्टर आपने बहुत बड़ा लगा दिया है, और ये रजिस्टर अगर आपने बहुत बड़ा लगा दिया तो फिर आपको इस रजिस्टर को थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा। इसलिए अगर बहुत वीक सिग्नल हो तो फिर आप RF की वैल्यू को बढ़ा दें, और अगर सैचुरेटेड हो दोनों साइड से या किसी एक साइड से इवन, तो फिर आप RF को थोड़ा सा क्या कर दें, कम कर दें। तो इस तरह से आप अपनी मर्ज़ी से एक पर्टिकुलर अच्छी यानी जो वेव है उस पर एडजस्ट कर सकते हैं। तो इस पूरे सर्किट में देखें कहीं पे भी AC सिग्नल हमने ख़ुद से अप्लाई नहीं किया, आपको अलबत्ता आउटपुट पे जो है वो AC सिग्नल जो है वो ज़रूर मिल चुका है। तो ये ऑसिलेटर का बेसिक फंक्शन होता है कि ये DC एनर्जी को AC में कन्वर्ट करता है, DC वोल्टेज को AC में कन्वर्ट करता है। तो अपना ख्याल रखिएगा, कोई क्वेश्चन हो तो मुझसे पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।